गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट में। और आज हम बायोलॉजी के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आप देख पा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे। और एक डायग्राम भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि आपको नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ये हो गया हमारे यहाँ से हमें मिलता है जो है अपना शुक्राणु। कहाँ से मिलता है? टेस्टिस यानी कि वृषण से। बाकी ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और ये डायग्राम है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार आप ये देख लीजिए, जाइगोट है सबसे पहले, फिर उसमें डिवीजन होता है, फिर हमें भ्रूण प्राप्त होता है, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है और हमें शिशु प्राप्त होता है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भी है हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। वो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी? मादा प्रजनन तंत्र और नर प्रजनन तंत्र की। अब हम सबसे पहले जो है मेल्स में बात कर लेते हैं कि मेल्स में होता क्या है या हमें कैसे वो जो है फर्टिलाइजेशन में पार्ट करता है। मेल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रजनन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि जो नर होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनमें प्रजनन अंग कब विकसित होते हैं या फिर अंग कब क्रियाशील होते हैं। तो उसकी एज है हमारे पास यहाँ 15 से 18 वर्ष, जिसमें मेल्स में ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या आती है यहाँ पर, मेल का जो मेन जो पार्ट है टेस्टिस, जहाँ से हमें स्पर्म प्राप्त होता है। टेस्टिस वृषण जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु। अब होता क्या है, इसमें एक सीक्रेशन होता है वीर्य नाम से। एक बार के वीर्य में लगभग हमारे 2.5 से 3.5 जो है ml वीर्य निकलता है और उसके अंदर 20 से 40 करोड़ जो है हमारे स्पर्म यानी कि शुक्राणु रिलीज होते हैं। निकलते कितने हैं? 20 से 40 करोड़। लेकिन फर्टिलाइजर में जो फर्टिलाइजेशन जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें पार्ट कितने कर पाते हैं? मात्र फर्टिलाइजेशन एक ही में होता है। तो ये था। इसके अलावा मेल्स में क्या होता है, एक काफी इम्पोर्टेंट जो है हार्मोन होता है जिसका नाम है एंड्रोजन। ये काफी इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है मेल्स में। इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसके दो ही काम होते हैं। फर्स्ट इसका होता है लैंगिक लक्षणों को प्रकट करना। ये क्या करता है? मेल्स में लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है? कॉपुलेशन यानी कि मैथुन की इच्छा को प्रबल बनाना। मैथुन इच्छा को प्रबल बनाना। ये था मेल्स का। अभी तक हमने बात की क्या क्या होता है। 15 से 18 की एज में जो है उनके ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, प्रोसेस में वर्क करना स्टार्ट होते हैं। मेन पार्ट होता है टेस्टिस। टेस्टिस से हमें क्या मिलता है? स्पर्म। स्पर्म फर्टिलाइजेशन में काम करता है और एक बार की वीर्य सिक्रेशन में हमारे 2.5 से 3.5 ml जो वीर्य आता है उसमें 20 से 40 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल्स की। मैं इसको रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल्स की।
फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काफ़ी इजी होता है, वर्किंग में भी काफ़ी इजी होता है। इसमें सबसे पहले इसमें जो है ऑर्गन कब क्रियाशील होना स्टार्ट होते हैं, तो वो एज है लगभग अपने 12 से 13 वर्ष। अब इसमें हमें केवल 3 पार्ट हैं हमारे जो ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ज़्यादा हमारे काम में आते हैं, जिन तीनों के नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और गर्भाशय। अब मैं एक लाइन लिखती हूँ, उससे हमारे काफ़ी जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गर्भाशय, फिर हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब, और नेक्स्ट हो गया हमारा अंडाशय। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं गाइस जी। सबसे पहले यहाँ से एक चीज तो हमें ये क्लियर होती है, मान लीजिए अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि गर्भाशय और अंडाशय किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब। यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये पूछ सकता है कि अंडाशय में होता क्या है या क्या वर्क करता है, तो अंडाशय में क्या होता है हमारा ओवम फॉर्मुलेशन, ओवम फॉर्मेशन। यानी अंडाशय क्या हो गया हमारा ओवेरी, ओवेरी का काम क्या है ओवम फॉर्मेशन यानी कि अंडाणु निर्माण। उसी के साथ पूछ सकता है गर्भाशय, गर्भाशय क्या काम करता है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे भ्रूण का विकास, क्या होगा भ्रूण का विकास। बच्चा फैलोपियन ट्यूब ये क्या करता है, तो ये करेगा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ से 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं, दोनों को जोड़ तक होना है। फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय क्या काम करता है ओवम फॉर्मेशन, फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन, और गर्भाशय क्या करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी भ्रूण का विकास। अब ये तो हो गया मेल और फीमेल। अब हम बात करेंगे, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा मैच्योरेशन साइकिल या फिर जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एमसी, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ एमसी, मैच्योरेशन साइकिल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें देखने वाली बात ये है कि ये किस में पाया जाता है, तो मेनली ये पाया किस में जाता है फीमेल्स में, ठीक है। अब ये कब स्टार्ट होता है, किस एज में स्टार्ट होता है, तो वो है अपना लगभग एवरेज चलता है 12 से 13 या फिर 14 की एज में ये स्टार्ट हो जाता है। चलता कब तक है, तो चलता है ये अपने 40 से 45 की एज तक चलता है। अब इसका मतलब कैसे होता है, साइकिल है तो रिपीट भी होगा, तो ये एवरी 26 या 28 डेज में रिपीट होता है, ठीक है। दूसरी एक चीज और है कि ये चलता कब तक है, साइकिल है तो एक दिन में तो पूरा होगा नहीं, तो साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो ये लगभग चलता है 3 से 6 डेज, ठीक है। होता किस में है फीमेल्स में। किस एज में स्टार्ट होता है, 12 से लगभग 13-14। चलता कब तक है, 40 से 45। कितने दिनों में रिपीट होता है, 26 से 28। कितने दिन तक चलता है, 3 से 6 दिन तक। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है, ये सब तो क्लियर हो गया, लेकिन मैच्योरेशन साइकिल में एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, ये जरूरी क्यों है, पहले हम ये देखते हैं ये जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है ताकि अंडाणु का निर्माण हो सके और उसका परिपक्वन हो सके। क्या हो सके, जरूरी इसलिए है ताकि अंडाणु का निर्माण हो सके और उसका परिपक्वन हो सके। अब देखते हैं होता क्या है,
तो हमारा जो गर्भाशय होता है, मान लीजिए ये हमारा गर्भाशय हो गया, तो इसके अंदर अंडाणु रहेगा, तो उसके लिए इसमें एक लेयर होती है, एक जो है झिल्ली है वो पाई जाती है, जिससे कि इसके अंदर अंडाणु रह सके और परिपक्व हो सके। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि निषेचन अगर हो जाता है, तो ये चीज नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये चीज नहीं होगी कभी भी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, इसके ऊपर क्या है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जो भी है अपना जो भी मटेरियल है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और लेयर का क्या है, साइज बढ़ जाता है। अब बढ़ने के बाद क्या होगा, अंडाणु फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, तो अब क्या होगा, ये जो लेयर है ये जो है ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। लेयर जो है हमारी वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गई, तो अब क्या होगा, लेयर हो गया जो हमारे ये गर्भाशय की भित्ति है वो, और ब्लड। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ही ये प्रोसेस होगी, और प्रोसेस में क्या होगा, गर्भाशय की भित्ति जो भी लेयर है उसके पीसेस और ब्लड का सीक्रेशन होगा, जो भी बॉडी पार्ट है प्राइवेट उससे ब्लड और भित्तियों का सीक्रेशन बाहर होगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैचुरेशन साइकिल। और मैं एक चीज फिर से बता रही हूँ गाइस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ही ये होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हमारी एक चीज और क्लियर हो गई, मैचुरेशन साइकिल। अब हम आगे बात करेंगे, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैचुरेशन साइकिल। और अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो हमारा क्या होगा, आगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय विकास। क्या होगा गाइस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें टोटल अगर आपसे टाइमिंग पूछा जाए तो वो लगता है 280 डेज। अगर पूरा टोटल टाइमिंग पूछे तो 280 डेज लगते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। अगर वो कोई अपन से पर्टिकुलर पूछ ले तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, फर्टिलाइजेशन। तो हम एक बार देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, ओवम तो पूरा का पूरा रोल करता है, लेकिन स्पर्म का क्या होगा, ओनली न्यूक्लियस। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है, फर्टिलाइजेशन में ओवम पूरा का पूरा रोल करता है, बट स्पर्म का ओनली न्यूक्लियस। हमने डायग्राम देखा था, तो ये हो गया इसका जो है आगे वाला टिप वाला, वो ही रोल करता है, पूरा का पूरा स्पर्म रोल नहीं करता है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब एम्ब्रियो बन जाएगा, अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। अब इसमें क्या होता है, अगर टोटल डेज पूछेगा तो 280 डेज हो गए, और अगर वो पूछता है टोटल हमारे भ्रूण को बनने में टाइमिंग लगता है 10 सप्ताह। कितना टाइमिंग लगता है, 10 सप्ताह किसको, भ्रूण को बनने में। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 3rd मंथ। इसमें क्या बनता है, भ्रूण का, भ्रूण बन चुका था अब कंकाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th, 5th, 6th और 7th। अब इनमें क्या होगा, 10 सप्ताह में भ्रूण बन के तैयार हो चुका है, 3रे महीने में कंकाल, 4थे में क्या होगा, सिर, 5वें में क्या होगा, रक्त और आहार नाल, रक्त और आहार नाल। 6ठे में क्या होगा, सभी अंग लगभग बन जाएंगे, सभी अंग निर्मित। ठीक है, और 7वें महीने में क्या होगा, सभी अंग कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, सभी अंग कार्य करना
ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर वो आपसे पूछे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट भ्रूणीय विकास में टोटल टाइम कितना लगता है, तो कितना होगा 280 डेज। अगर वो आपसे मान लीजिए भ्रूण जो बना है उसका कंकाल कब बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा 30वें महीने में। वो पूछ ले रक्त और आहरण कब बनता है, तो हमारा आंसर होगा 5वें महीने में। अगर वो पूछ ले कि सभी अंग बन चुके हैं लेकिन कार्य करना कब शुरू करते हैं, तो हमारा आंसर होगा 7वें महीने में। इसलिए हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें कि अगर वो टोटल पूछ रहा है तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे 2-4 जो छोटे छोटे टॉपिक थे रिप्रोडक्शन के अंदर, वो आज हमने देखे फ्रेंड्स। अब हम कल एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे।